नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, हमने उसी में पिछले लेक्चर में गुप्त काल पढ़ाया था। गुप्त काल के सभी आयामों पर हमने चर्चा की थी। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो भी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर भी चर्चा की गई थी। उसी में उसको समाहित कर दिया था। तो हम इस प्रकार यह बता रहे हैं कि जब हम पढ़ाते तो उसमें कंटेंट में कोई कमी नहीं रखी जाती है। एनसीईआरटी का भी होता है, जो कि पुराने प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका उसमें मिश्रण रहता है, और जो भविष्य में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज लगभग प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे ही मध्यकाल इतिहास आएगा, आधुनिक इतिहास आएगा। इस प्रकार हम लोग इतिहास को बहुत जल्द ही समाप्त कर लेंगे। और कोशिश की जाएगी कि दूसरा जो लेक्चर है साइंस का भी बनाया जाए, विज्ञान का भी, तो उस पर भी प्रयास जारी है। तो आज हम जो है देखते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं। ये गुप्तोत्तर काल कहने को लेटर गुप्ताज आता है। ये इसके बाद जो ये मेन समय, इसका मतलब इसके बाद का समय लेटर गुप्ताज, इसके मतलब बाद का समय में हम देखते हैं फिर से, जैसे हमने बताया था मौर्य काल में भारत अखंड भारत के रूप में होता है। इधर गंधार और अकेशिया, इधर पूर्वी क्षेत्र भारत का बंगाल, असम, दक्षिण में तमिलनाडु को छोड़ दें। फिर भारत मौर्य साम्राज्य के बाद फिर टूट जाता है, छोटे छोटे बिखर जाता है। इधर साइड में शुंग वंश आ जाता है, फिर कर्ण वंश होता है उत्तर मध्य क्षेत्र में, इधर सातवाहन पश्चिम और दक्षिण दक्कन के क्षेत्र में। तो कहने का मतलब फिर उधर 5 वो आ जाते हैं, 4 जो विदेशी आक्रांता आते हैं। उसके पहले जो हम देखते हैं हिंद यमन, फिर शक आते हैं, कुषाण आते हैं, पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। तो इस प्रकार कई क्षेत्रों में बढ़ जाता है। लेकिन गुप्त फिर आते हैं, गुप्त का समय आता है, फिर ये पूरा भारत अखंड भारत के रूप में बन जाता है। लगभग पूरा भारत क्षेत्र हो जाता है, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें। लेकिन फिर गुप्त के बाद भी 100 से 150 वर्षों के बाद गुप्त काल का शासन जब समाप्त होता है, तो उसके बाद सामंत व्यवस्था बहुत हावी हो चुकी होती है। उन्हीं सामंतों में से एक सामंत जो होता है पुष्यभूति होता है। तो वो वर्धन वंश की शुरुआत करता है। वो वर्धन वंश की शुरुआत कहाँ क्षेत्र में करता है? वही जो उत्तर भारत का मुख्य क्षेत्र रहता है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का भी जो मुख्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश और बिहार था। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति करता है। फिर उसी में शासक प्रभाकरण वर्धन होते हैं। समझिएगा, वर्धन वंश की शुरुआत होती है। वर्धन वंश के प्रभाकरण वर्धन पहले प्रतापी राजा होते हैं, जिनके 3 संतान होती हैं। 3 संतान में जो हम देखते हैं, पहली संतान जो है राजवर्धन होते हैं, राजवर्धन पुत्र के रूप में। दूसरे हर्षवर्धन होते हैं। तीसरी इनकी पुत्री राज्यश्री होती है। तो इसमें जो है जो राजवर्धन होते हैं उतने प्रतापी नहीं होते हैं। उसके बाद जो मेन गद्दी पर बैठता है हर्षवर्धन बैठता है, वो काफी प्रतापी होता है। उसने जो है देखा जाए कई क्षेत्रों को विजित भी किया होता है। लगभग उसका शासन उत्तर भारत क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार जो है हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हर्षवर्धन का जो समय चलता है 606 ईस्वी से 647 तक, तो हर्षवर्धन काल कहलाता है। कहीं ना कहीं इस काल में स्थिरता फिर से आती है, जो कि बहुत सारे सामंतों में राज्य टूट चुका था गुप्त साम्राज्य, तो उसमें हर्षवर्धन काल मुख्य रहता है। उसके बाद जब हर्षवर्धन काल रहता है, उसी के बाद जो पूर्वी बंगाल क्षेत्र में चले जाएंगे, तो वहां हम लोग पाल वंश, फिर सेन वंश रहता है। फिर उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आ जाता है। फिर थोड़ा सा राजपूत काल चलता है, उसकी चर्चा की जाएगी। फिर दक्षिण में ऐसे ही बढ़ेंगे। दक्षिण में जब हम बढ़ते हैं, जैसे दक्षिण में सातवाहन वंश 300 ईस्वी के करीब था, जब हमने बताया था शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश आया। तो उसके बाद सातवाहन के बाद दक्षिण के बीच में, दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में सेतु का काम वाकाटक वंश करता है। और साथ में फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण में फिर चालुक्य आते हैं। चालुक्य के बाद पल्लव होते हैं। पल्लव के नीचे इधर पांड्य होते हैं। पांड्य, इन सब के बाद राष्ट्रकूट का उदय होता है। राष्ट्रकूट कहे जाते हैं उत्तर पर हमला करने वाले दक्षिण के प्रथम जो शासक रहते हैं। तो इस प्रकार, और उसी के समय चोल आते हैं। तो इस प्रकार जो है ये समय फिर से कई सारे देश में विभाजन का समय था। एक प्रकार से कह सकते हैं कोई एक पूरे विशाल भारत पर किसी का क्षेत्र नहीं था, सब छोटे छोटे राज्यों में लगभग विभक्त थे और सभी का शासन भी जो है
ज़्यादा लंबा नहीं था, 100-250 वर्ष ऐसे ही चलता है। तो इसी में हम चर्चा करते हैं कि कौन से काल की हर्षवर्धन काल, इससे प्रश्न रहते हैं। हर्षवर्धन काल, इसी का जो है फिर आ जाता है हर्षवर्धन के काल के बाद जो है पाल वंश, सेन वंश, पाल वंश है, सेन वंश है। इस प्रकार फिर हम देखते हैं उसके बाद पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाता है। पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या? मध्यकाल हम पढ़ेंगे तो उसमें मुस्लिमों का आक्रमण जो होता है, अरबियों का आक्रमण होता है, मुस्लिम सत्ता देश में स्थापित होती है, वो मध्यकाल का समय आता है। लेकिन जो है पूर्व मध्यकाल मतलब मुस्लिमों के आने के ठीक समय का पहले का, तो उसको समझे एक प्रकार से राजपूत काल भी एक प्रकार से कह सकते हो, राजपूत काल, क्योंकि उस समय कई राजपूत वंश आते हैं देश में, जो कि कई जगहों पे जो है उनका शासन रहता है, वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। फिर एक और साइड जब बढ़ते हैं तो इधरी जो है हर्षवर्धन के समकालीन ही जो है क्या चलता है, इनके समकालीन ही दक्षिण के राज्य चलते हैं, दक्षिण के राज्य। तो दक्षिण के राज्य में जैसे इनके बारे में चर्चा करनी है। पहले तो जैसे आते हैं सातवाहन के बाद वाकाटक वंश के बाद जो रहता है इनका प्रमुख जो है चालुक्य रहते हैं, चालुक्य वंश जो वातापी के चालुक्य होते हैं, ये चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, इस प्रकार के चालुक्य वंश रहते हैं। फिर जो है चालुक्य के बाद उधर साइड में पूर्व में क्षेत्र दक्षिण में होता है, दक्कन का पूर्वी क्षेत्र, उसमें पल्लव वंश रहता है, पल्लव वंश। फिर राष्ट्रकूट वंश, इन सब की जीत हार के बाद जो है मेन जो आता है राष्ट्रकूट वंश आता है, राष्ट्रकूट वंश। पल्लव के समय पांड्य वंश भी आता है, पांड्य वंश। फिर चालुक्य वंश। तो इस प्रकार अब जरूरी नहीं है कि इन वंश से लड़ाइयां पूछी जाएं, इसमें राजनीतिक स्थिति पूछी जाए, इनसे जो स्थापत्य कला का इन वंशों से विकास हुआ है उससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जैसे उठा लेते हैं पल्लव वंश में है नरसिंह वर्मन द्वितीय जो होता है उसने महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया, ठीक, कांची का कैलाश मंदिर बनाया। प्रश्न बहुत आ गया, कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इस प्रकार के प्रश्न, कृष्ण प्रथम। तो इस प्रकार राष्ट्रकूट में जो आ जाता है, राष्ट्रकूट, यहाँ पे राष्ट्रकूट लिख रहे हैं, राष्ट्रकूट में कौन जैसे आ जाता है? राष्ट्रकूट में तुम्हें इतिहास पूरा नहीं पढ़ता है, राष्ट्रकूट की स्थापना, दंत दुर्ग, इस प्रकार के प्रश्न कम रहते हैं। स्थापत्य कला से संस्कृत से जोड़ देते हैं, सीधा प्रश्न पूछते हैं एलोरा का जो कैलाश मंदिर किसने निर्माण कराया? तो किसने कराया? राष्ट्र कृष्ण प्रथम ने। वो किसके होते हैं? ये राष्ट्रकूट वंश के होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी रहते हैं। ये मानकेट राजधानी राष्ट्रकूटों की कौन बनाता है? अमोघ वर्ष बनाता है, ठीक। त्रिपक्षी संघर्ष किनके बीच होता है? तो इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग राजपूत काल में चलेंगे। तो राजपूत काल में भी गुर्जर प्रतिहार वंश कह लो, या गुर्जर प्रतिहार वंश, इसमें क्या रहता है, इनकी क्या भूमिका इतिहास में पूर्व मध्यकाल में रहती है। फिर परमार वंश जो है, इसके बाद जो हम देखते हैं मेन वंश जो है गहरवाल वंश। इसके सब हमें नहीं पूरा इतिहास पढ़ना है। गढ़वाल वंश ऐसे बहुत सारे वंश हैं, जिससे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन मुख्य रहती है गढ़वाल वंश से, उससे देखनी है। जैसे गढ़वाल वंश के जो शासक होते हैं, क्या नाम रहता है उनका? जयचंद, उनका नाम इतिहास में काफी फेमस रहा है। तो चंदावर का युद्ध होता है, उन्हें कौन हरा देता है? मोहम्मद गौरी हरा देता है 1194 में। तो किस वंश के थे? गढ़वाल वंश के। उनकी जो बहन होती संयोगिता, उसको पृथ्वीराज चौहान उठा ले जाता है, उसका उससे प्रेम होता है। तो इस प्रकार की चीजें गढ़वाल वंश से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन पे चर्चा रहेगी। अब गढ़वाल वंश के बाद देखते हैं हम लोग, तो जैसे शाकंभरी के चौहान, ऐसे चौहान बहुत सारे थे, लेकिन चौहान जो शाकंभरी के चौहान इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो मोहम्मद गौरी के साथ इनका युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध
गौरी से जीत जाते हैं, दूसरे युद्ध में वो हार का सामना करना पड़ता है, तो उससे प्रश्न रहता है तराइन का दूसरे युद्ध। और उन्हीं का जो है चंदेलों से क्या रहता है मैटर, ये इस पे देखेंगे, चर्चा होगी, जिसमें आल्हा उदल की कहानी रहती है। फिर जो है शाकंभरी के बाद जो है और आते हैं परमार, जो है मालवा के परमार इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, मालवा के परमार इसमें इतना देखने को नहीं है मालवा के परमार में, क्योंकि बस इसमें जो है राजा भोज रहते हैं, वो उज्जैन से धरा अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तो और आखिरी में जो है अलाउद्दीन खिलजी मालवा को फतेह कर देता है, जीतता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मालवा के परमार एक और इसमें वंश इंपॉर्टेंट अपना अहम रोल अदा करता है, वो होता है जेजा भुक्ति या बुंदेलखंड के चालुक्य के चंदेल। तो इसमें है नन्नूक आते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। फिर धम्मदेव हैं, उन्हीं के समय जो है खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर बनता है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस शैली में बना है, तो ये नागर शैली में, इस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हम इन वंशों को पढ़ते हैं। और पाल सेन वंश, इनसे जो जुड़ी इंफॉर्मेशन राजा ने, जो इनके प्रमुख राजा हुए, प्रसिद्ध राजा है, सेन वंश से जुड़ी इंफॉर्मेशन, इस प्रकार जो है इतिहास लगभग हमारा समाप्त हो जाता है। यहीं पर थोड़ा सा पूर्व मध्यकाल में कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे। कश्मीर में कुछ विशेष ज्यादा नहीं पूछा जाता है इससे, कश्मीर के इतिहास में इसमें वंश ही पूछ लेते हैं। इसमें प्रमुख वंश कौन रहे, एक कारकोट वंश रहता है, कारकोट वंश, या इधर कश्मीर को हम कर देते हैं। कश्मीर के इतिहास में, कश्मीर के इतिहास है कारकोट वंश और उत्पल वंश और लोहार वंश, ये 3 वंश रहते हैं। तो इस प्रकार कभी कभी सीक्वेंस किया जाता है कि कैसे था इनका समय। तो इस प्रकार हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में हम पूरा समाप्त इस प्रकार हमारा हो जाएगा। इतना ही प्राचीन इतिहास बचता है। और जो हमने संस्कृति और स्थापत्य कला हमने साथ साथ बताते चले हैं, जो कुछ चीजें हैं वो इसमें बता देंगे। तो लगभग स्थापत्य कला का भी हम लोग साथ में ध्यान रखते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का तो महत्व रहता ही है हर शासनकाल में, लेकिन जो संस्कृति में स्थापत्य कला का विशेष महत्व है, इस पर प्रश्न रहते हैं। तो हम जो है साहित्य की भी प्रमुख पुस्तकें लिखा रहे हैं, ठीक है, जो भी आती हैं, और जो बिल्डिंग निर्माण है उनके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इसी में हम जो है देख लें, मंदिर शैली का भी इसी समय विकास बहुत तेजी से होता है। जो हम मंदिर शैली है, जैसे यही बता रहे हैं नागर शैली हो जाता है। फिर बेसर शैली, फिर जो आता है द्रविड़ शैली। ये मंदिर शैली में नागर शैली कौन सी शैली है, जैसे अभी अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, तो इस पे पूछ सकते हैं किस शैली में है ये। तो अयोध्या का जो राम मंदिर, जो भव्य मंदिर बन रहा है, तो किस शैली में, नागर शैली में है ये, क्योंकि जो नागर शैली का सबसे बड़ा मंदिर रहेगा उत्तर भारत का, और हमारी समझ से पूरे भारत का ये सबसे बड़ा मंदिर होगा। और दूसरी बात है जो बेसर शैली का मतलब किस मंदिर इस शैली में कैसे थे, तो बेसर से मतलब क्षेत्र कौन सा था। देखिए नागर शैली में क्या, कहां से कहां, हिमालय से लगा के विंध्य क्षेत्र, जैसे हिमालय ऊपर है और लगा के हमने ज्योग्राफी में बताया था विंध्य श्रेणी तक जो है कौन सा है, ये नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे अयोध्या का मंदिर हमने करंट का बता दिया। पुराने जो प्राचीन मंदिर देखेंगे, इधर जो जाए उड़ीसा तरफ तो लिंगराज मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ठीक। और जो देखें और सारे मंदिर तुमको मथुरा में मंदिर मिल जाएंगे, तो वो भी नागर शैली में बने हुए हैं। जो है इधर जो है अजंता का जो है कैलाश जो मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, ये भी नागर शैली में है। फिर जो विंध्य से जो क्षेत्र जाता है दक्कन तक की, विंध्य के दक्कन के बीच का जो क्षेत्र है, वहां शैली कौन सी आती है, बेसर शैली के मंदिर आ जाते हैं। बेसर शैली, जैसे दशावतार मंदिर हमने बताया था, झांसी ललितपुर में है, जो गुप्त काल में बना था बेसर, तो बेसर शैली का उदाहरण है। फिर जो दक्कन से सीधे जो है कहां तक, जो कन्याकुमारी तक जो मंदिर मिलते हैं द्रविड़ शैली, जैसे द्रविड़ शैली में कांची का मंदिर है, कैलाश मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर का, इस प्रकार के मंदिर जो है द्रविड़ शैली में है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि हर्षवर्धन काल पे चर्चा करेंगे। ऐसे ही
धीरे धीरे जो है पूरा जो हमने बताया उसी प्रकार टॉपिक को खत्म करेंगे और प्राचीन इतिहास समाप्त इसी के साथ हो जाएगा। हर्षवर्धन काल में देखते हैं, हर्षवर्धन जब राजगद्दी पर 606 से 607-47 के बीच इसका समय रहता है, हर्षवर्धन का जो मुख्य समय रहता है। तो जब गद्दी पर बैठ जाता है तो इसके जो दरबारी कवि होते हैं वो बाणभट्ट होते हैं। तो ये भी प्रश्न रहता है, बाणभट्ट की रचनाएं पूछी जाती हैं। इन्होंने हर्षचरित्र लिखा है, काफी चाटुकारिता शुरू में करते हैं क्योंकि इनके बारे में खूब सारा लिखते हैं कि इन्होंने ये लिखा वो लिखा। इनके जो है वह इतिहास में ये कोई चीज पक्की नहीं रहती है, जो उस समय कैसी स्थितियां थी, किस प्रकार लिखा गया या किस प्रकार जो है उनके कवि दरबारियों की स्थिति रही, उन्होंने लिखा वही आज हम सही मानते हैं। तो उन्होंने दरबारी कवि ने इनके बारे में काफी लिखा कि ये विद्वानों का आश्रय करते हैं, ये काफी जो साहित्य प्रेमी होते हैं। इन्होंने 3 नाटक लिखे, हालांकि माना वही जाता है जो उसमें लिखा है हर्षचरित्र में बाणभट्ट द्वारा कि इनकी 3 जो है साहित्य रचनाएं पूछी भी हो जाती हैं। अभी लिखाएंगे, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है, ये किसकी है? हर्षवर्धन की है। और बाणभट्ट की 2 पूछी जाती है, हर्षचरित्र लिखा है और दूसरा कादंबरी लिखा। तो हर्षवर्धन जो गद्दी पर बैठ जाते हैं तो हर्षवर्धन अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं। इधर इनको पूर्व में डर रहता है गढ़वालों से, लेकिन गौड़ वंश के शासकों से। गौड़ वंश में शशांक जो होता है बोधि वृक्ष कटाता है, बौद्ध धर्म का जो बोधि वृक्ष होता है उसको कटवाने वाला शशांक वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो इनको उधर से राहत मिल जाती है, पूर्व क्षेत्र इनका पक्का हो जाता है कि उधर कोई दिक्कत नहीं। इधर उत्तर में ही अपने क्षेत्र को बढ़ाते हैं, पूर्व में भी इनको कोई ऐसा, पश्चिम में कोई इनको टक्कर नहीं देने वाला होता है। लेकिन दक्षिण की ओर जब बढ़ते हैं तो नर्मदा नदी के तट पर कह सकते हो दक्कन क्षेत्र में इनका सामना होता है पुलकेशिन द्वितीय से, और पुलकेशिन द्वितीय से इनको क्या हार का सामना करना पड़ता है। किसको प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का दक्षिण के किस शासक से युद्ध हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? चालुक्य वंश से। कहाँ पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, ये दक्कन के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से तो इनका समझो दक्षिण का विजय अभियान रुक जाता है, ये अपने उसी क्षेत्र में रहते हैं। ये अपनी राजधानी कन्नौज को बनाते हैं। जो पहले की राजधानियां मगध थी, अब एक कन्नौज राजधानी थी, ये कहीं ना कहीं सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि गुप्त के बाद जो क्या रहता है व्यापार वगैरह सब डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है अधिकारियों का भी बहुत ज्यादा धन देने लगता है, कुशल शासक होते नहीं, इतनी अच्छी कर की व्यवस्था कर नहीं पाते हैं, तो जो है अधिकारी लोगों को सीधे दान दिया जाने लगता है ना, भूमि दान। तो इस प्रकार जो है व्यापार का महत्व घट जाता है। अब नगर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ग्रामीण व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार मगध एक ग्राम में बदल चुका होता है। ये हेमसांग कहते हैं इनके समय जो आते हैं कि मगध की स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय। तो कन्नौज काफी फला फूलता है, तो कन्नौज को राजधानी बना लेते हैं क्योंकि जो कन्नौज भी होता है एक प्रकार से सामंतों का होता है। मगध के द्वारा किसी सैनिक या कह सकते हैं किसी जो शासक को ही एक प्रकार से भूमिदान दी गई होगी, वही उसका क्षेत्र जो है कन्नौज रहता है सामंतों का। कई सारे सामंत होते हैं, लेकिन जो बता रहे वर्धन वंश है, इसके सामंत अपने को स्थापित कर लेते हैं, उसी के जो हर्षवर्धन राजा होते हैं। अब हर्षवर्धन के बारे में बता रहे थे, इनका जो है दक्षिण में विजय अभियान रुक जाता है, फिर इनका काल चलता है। हेनसांग इनके समय आते हैं। हेनसांग जो है 629 में इनके समय आ जाते हैं, 645 में यहाँ चीन में फिर वापस चले जाते हैं। हेनसांग इनके बारे में काफी लिखते हैं, इनकी काफी तारीफ करते हैं, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था देश की बताते हैं। और फिर हम क्या देखते हैं, हेनसांग से इतना प्रभावित हो जाते हैं, शुरू में तो हर्षवर्धन शैव धर्म के अनुयायी होते हैं, बाद में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं और ये बौद्ध सभाएं का आयोजन भी करते हैं। जैसे कन्नौज में करते हैं, ऐसे हर 5 वर्ष पर प्रयाग में भी ये बौद्ध सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों पुरोहित, हजारों शासक, सामंत, हजारों सामंत, छोटे मोटे राजा वगैरह सब आते हैं इनकी सभा में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये बौद्ध के इतने बड़े अनुयायी हो जाते हैं कि अंत समय में ये सारे सब कुछ वस्तुओं को दान कर देते हैं, सिर्फ अपने वस्त्रों को छोड़कर। तो हर्षवर्धन का इस प्रकार से बौद्ध धर्म से प्रभावित होना वर्धन काल में रहता है, जो आता है हर्षवर्धन। फिर उसके बाद देखते हैं पाल वंश उधर आ जाता है। पाल वंश का क्या समय रहता है, यही जो इनके अंत का समय रहता है, 600 के बाद का समय जो है उधर बंगाल में शशांक की मृत्यु होती है। शशांक के बाद जो है वहां का शासन अस्थिर हो जाता है, तो बंगाल में कौन वंश आ जाता है? पाल वंश। तो पाल वंश में पहले स्थापक जो होते हैं वो होते हैं गोपाल, लेकिन वो कोई प्रभावशाली राजा नहीं होते हैं। गोपाल के बाद जो धर्मपाल आता है, तो धर्मपाल जो है काफी प्रभावशाली शासक होता है। तो ये 750 के बाद लगभग हम लोग 700 के बाद के समय पे आ जाते हैं, क्योंकि ये समय जो है
700 से समय पे इतना ध्यान इसमें नहीं देना है। जो भी घटना घटित हो रही है मध्यकाल 1206 से माना जाता है गुलाम वंश। एक प्रकार से देखें तो 1206 के पहले की घटना और इधर जो है मतलब 5वीं सदी के बाद की घटना, मतलब 600 के बाद का समय पूरा है, वही समय है, उसी में सब कुछ घटित हो रहा है। तो हम कहा था पाल वंश में गोपाल संस्थापक होते हैं, वास्तविक संस्थापक धर्मपाल को मान सकते हो। इन्होंने ही विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय का निर्माण कराया होता है भागलपुर में, और एक सोमपुरी भी जो है विश्वविद्यालय का निर्माण कराते हैं, कौन? धर्मपाल। और त्रिपक्षी संघर्ष पूछा जाता है, प्रश्न आ चुका है त्रिपक्षी संघर्ष किन किन वंशों में होता है, अभी उसकी चर्चा करेंगे। तो त्रिपक्षी संघर्ष में पाल की ओर से काफी लड़ाई अच्छी लड़ते हैं ये धर्मपाल। तो इसके बाद जो है देवपाल के समय ऐसा कुछ विशेष नहीं रहता है। उनके समय एक प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए देवपाल में ये फैक्ट याद रखने की जरूरत है। जो शैलेंद्र वंशी शासक इंडोनेशिया, मतलब उस समय सुवर्ण द्वीप उसको कहते थे, सुवर्ण द्वीप का शैलेंद्र वंशी शासक जो है बल देवापुत्र जो होता है, वो इनसे क्या अनुमति मांगता है कि हम अपने वहाँ आप अपने वहाँ बौद्ध विहार बनवा लीजिए, मतलब हमें बनवाने दीजिए। तो ये अनुमति देते हैं बौद्ध विहार बनाने की। तो नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण वो कराता आके हैं, कौन? शैलेंद्र वंशी शासक। प्रश्न आया शैलेंद्र वंशी शासक किसके समय में बौद्ध निर्माण कराता आके है बौद्ध विहार का? तो इनके समय, देवपाल के। फिर इतना कोई प्रतापी शासक इनके में नहीं होता है। फिर आगे हम आते हैं, लगभग इनका जो पाल वंश 1158-60 तक चलता है। फिर उसके बाद जो आ जाता है इधर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके बाद जो गुर्जर प्रतिहार वंश देखता है वो उधर को भी, बंगाल के भी क्षेत्र को भी कुछ देखता है, लेकिन उसका उत्तर मध्य भाग क्षेत्र में रहता है। तो प्रतिहार वंश में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक बार सीक्वेंस से पूछा गया था। जो प्रतिहार वंश के तो स्थापक जो होते हैं हरिश्चंद्र होते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो होते हैं वो नागभट्ट को माना जाता है। नागभट्ट प्रतिहारों के वास्तविक संस्थापक रहते हैं। फिर उसके बाद नागभट्ट के बाद जो है वस्त्रराज आ जाते हैं। वस्त्रराज, इनका क्या भूमिका रहती है? जो हमने बताया था त्रिपक्षी संघर्ष रहता है, पाल के बीच रहता है, राष्ट्रकूटों के बीच रहता है, प्रतिहार के बीच रहता है। तो प्रतिहार की ओर सबसे अच्छी लड़ाई कौन करते हैं? वस्त्रराज करते हैं त्रिपक्षी संघर्ष में। तो प्रतिहार वंश के बाद में हम वस्त्रराज पे आ गए। फिर नागभट्टी द्वितीय आते हैं। नागभट्ट द्वितीय वो क्या करते हैं? जो राजधानी किसको बना देते हैं? कन्नौज को वो राजधानी बनाते हैं, किसकी? प्रतिहारों की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नागभट्ट द्वितीय हो जाते हैं। फिर इसी के बाद जो है देखते हैं मिहिर भोज आते हैं, वो काफी जो है कह सकते हो प्रतापी होते हैं मिहिर भोज। फिर जो है उसके बाद जो देखते हैं आगे कुछ राजा आते हैं, राजपाल आते हैं, वो क्या होते हैं? जो अरबी आक्रमण होता है उसके कारण डर जाते हैं, भाग जाते हैं। चंदेल शासक इसी कारण उनकी हत्या भी करता है। तो फिर प्रतिहार वंश का लगभग समापन हो जाता है। तो प्रतिहार वंश यही सीक्वेंस से कहा जाता है, कभी कभी नागभट्ट प्रथम, वस्त्रराज, नागभट्ट द्वितीय, और दूसरे जो है ये मिहिर भोज। ठीक, फिर उसके बाद जो आता है देखिए मिहिर भोज ने आदिबारा की उपाधि भी ग्रहण की होती है। अब उसके बाद प्रतिहार वंश के बाद हम देखते हैं गढ़वाल वंश में हमने बताया था जो चंदावर का युद्ध होता है, किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद। जयचंद जो होते हैं गढ़वाल के ही शासक होते हैं। इनकी बहन जो संयोगिता होती है, बताते हैं संयोगिता को पृथ्वीराज उठा ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जयचंद से दुश्मनी मानते हैं। इस प्रकार से इतिहास में विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न बातें दी गई हैं। तो इनकी पुत्री संयोगिता तो होती है, ये तो निश्चित ही है। अब क्या रहता है, उन्होंने तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जयचंद ने मदद की होती है किसकी? गौरी की, और वही गौरी इनको 1194 में चंदावर के युद्ध में हरा देता है। ठीक है, कन्नौज के पास ही ये भी शासक होते हैं, अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं। फिर हम देखेंगे इसके बाद जो हमने बता दिया गढ़वाल वंश में। फिर इसके बाद जो आता है शाकंभरी के जो है चौहान तो कई होते हैं, लेकिन शाकंभरी के चौहान प्रमुख रहते हैं, क्योंकि उसके जो मुख्य शासक होते हैं, क्या होता है उनका नाम? जानते होंगे, पृथ्वीराज तृतीय। प्रश्न आता है मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो तृतीय के बीच ये युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध होता है तो वो जीत जाते हैं, कौन? पृथ्वीराज। दूसरे युद्ध में वो हार जाते हैं, और यहाँ पर समझ लिया मुस्लिम सत्ता, जो अरबी सत्ता का जो स्थापना यहाँ पर हो जाती है अरबों की, क्योंकि उसी युद्ध से जो है मोहम्मद गौरी जो स्थापक देश में अपना जो है शासन स्थापित करता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने गुलाम बना के यहाँ देखने के लिए छोड़ के चला जाता है। तो वो 1206 से गुलाम वंश की स्थापना भी करता है। तो इस प्रकार देखेंगे। फिर जो दूसरा वंश आएगा, जो उसमें हम बता दें जेजो भुक्ति, कभी भी पूछा था जेजो भुक्ति, वो बुंदेलखंड के चंदेलों से प्रश्न रहता है। तो इसके स्थापक नैनुक थे।
जो उन्होंने क्या किया था, ननूक ने के बाद तो इतना नहीं रहता है, ननूक के बाद जो है भंग देव आते हैं, वो क्या खजुराहो के मंदिर का निर्माण करते हैं। खजुराहो किस शैली में बना हुआ है, ये हमने चर्चा की थी, ठीक है, बेसर शैली में। अब उसी के बाद जो है आगे हम देखेंगे दक्षिण का, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसी पे दिखाने के लिए। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन में हर्षवर्धन इनका समय 606 से 647 में इनका ईस्वी रहता है। अब हर्षवर्धन का जो देखा जाए, हर्षवर्धन से पहले की चीजें देख रहे हैं। पुष्यभूति, पुष्यमित्र नहीं है, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश के जो होते हैं प्रभाकर वर्धन होते हैं शासक, प्रभाकर वर्धन, उन्हीं के 3 संतान होती है, हर्षवर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन और ये जो है राजश्री भी लिख देते हैं, राजश्री जो ये इनकी बेटी होती है। अब क्या रहता है, ये गद्दी पर बैठते हैं लेकिन योग्य नहीं। इसके बाद कौन बैठता है गद्दी पर बैठता है। ये जो प्रभाकर वर्धन होते हैं कहाँ के, हरियाणा में थानेश्वर क्षेत्र के होते हैं। हरियाणा में थानेश्वर जो है वहाँ के सामंत होते हैं, थानेश्वर क्षेत्र इनका होता है। ये जो होते हैं हर्षवर्धन, जो यही आ जाता है समय इनका। ये राजधानी किसे बनाते हैं, राजधानी कन्नौज किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए। भारत में ज्यादा इत्र की खोज जो है अस्मत बेगम करती हैं। अस्मत बेगम कौन होती है, नूरजहां की मम्मी। नूरजहां कौन होती है, जहांगीर की पत्नी, ठीक है। तो अभी वो तो मुगल काल में देखेंगे। तो राजधानी जो है कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। अब इसके बाद जो है कन्नौज राजधानी होती है। इनका दरबारी कवि कौन होता है, दरबारी कवि बाणभट्ट। कौन होता है, बाणभट्ट की पुस्तकें कौन है, हर्षचरित है, दूसरी पुस्तक कौन है, दूसरी पुस्तक है जो कादम्बरी। अब देखा जाए इनकी जो है हर्षवर्धन की प्रमुख पुस्तक कौन है, हर्षवर्धन की प्रमुख पुस्तक रत्नावली, दर्शिका ये पूछी जाती है पुस्तकें। रत्नावली, नागानंद। कुछ इतिहासकार बताते हैं इन्होंने पुस्तकें नहीं लिखी थी, धावक नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। इन्होंने समझिए पेटेंट करा लिया था अपने नाम से। जो मध्यकालीन जो लेखक होते हैं वही मानते हैं, लेकिन माना यही जाता है कि इन्होंने लिखी है, ठीक है। फिर जो है इनके समय में क्या रहता है, इनके समय की कुछ इंफॉर्मेशन है, प्रश्न में पूछी जाती है। जो है हेनसांग आता है, हुआन स्वांग भी लिखते हैं, हुआन स्वांग या हेन स्वांग, हुआन स्वांग जो है या हुआन स्वांग, इनके समय आता है। कब आता है, 629 में आता है, 629 में। फिर जो है 645 में निकल जाता है। इसके बाद जो आता है इनके समय के बाद इत्सिंग आता है, इत्सिंग भी पूछा था, क्रम पूछा जाता। पहले फायान आए चंद्रगुप्त में, फिर आए हेनसांग, जो फिर इत्सिंग आते हैं 670 के आसपास, ठीक है। 670 ईस्वी में आते हैं, ठीक। अब इसके बाद हुआन सांग आता है, इनके बारे में लिखता है, सारी चर्चाएं करता है, सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी करता है। नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 साल, वैसे रुकता तो 5 साल है, 5 वर्षों 15 वर्षों तक रुकता है। अब इसके अनुसार जो है वही है, रुकता है। अब देखें नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा देता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है, बौद्ध धर्म का इन्हें अनुयायी बनाता है, बौद्ध धर्म का
अनुयायी बनाता है। किसे? हर्षवर्धन को। पहले हर्षवर्धन क्या होते हैं? पहले ये शैव मतावलंबी होते हैं, पहले शैव धर्मावलंबी होते हैं, पहले शैव धर्मावलंबी होते, बाद में हो जाते हैं बौद्ध से अनुयायी होते हैं। तो ये क्या करते हैं? कन्नौज में बौद्ध संगीत का आयोजन करते हैं, कन्नौज में, फिर प्रयाग में भी करते हैं, प्रयाग में बौद्ध सभा का आयोजन, बौद्ध सभा का आयोजन। और इसी में जो है क्या रहते हैं, ये हुआनसांग जो होते हैं कन्नौज में अध्यक्ष का काम करते हैं। एक हिसाब से देखा जाए इसकी पूरी एक कहानी होती है, तो इतना चर्चा नहीं करनी है, वो जो देखेंगे इसका जो है क्या रहता है। हाँ, अब देखते हैं बहुत इनके हर्षवर्धन काल में कुछ चीजें घटित होती हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इनके समय पूर्व में गढ़वाल नहीं, गौड़ शासक कह सकते हैं, गौड़ शासक शशांक की मृत्यु। ठीक, ये फिर दूसरा इनके में क्या रहता है, जो इसने बौद्ध वृक्ष को कटवाया होता है शशांक, वही। अब इनको नर्मदा नदी या दक्कन के क्षेत्र में, नर्मदा नदी के पास चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हराता है, हराता है। ये प्रश्न आता है कौन हमारे दक्षिण के विजय को। तो इस प्रकार हमने हर्षवर्धन की जो प्रमुख चीजें जान ली हैं, इनसे संबंधित जानकारी हम लोगों ने ले ली है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इनके में सामाजिक व्यवस्था में देखें तो इन्होंने भी पुरोहितों को बहुत भूमिदान में दिया, और भी बाद में जो है ये जो है काफी बौद्ध अनुयायी हुए, तो उधर का इनका ध्यान नहीं रहा। लेकिन फिर बाद में दान वान के कारण ये क्या हुआ, इनका भी काल का कमजोर हुआ, पतन हुआ। हर्षवर्धन के बाद कोई इतना प्रतापी शासक नहीं हो पाया, वर्धन काल या पुष्यभूति में नहीं। फिर देखते हैं हर्षवर्धन के बाद जो हमने बताया था, किसकी बात आती है, पाल। जो कौन वंश आता है, शशांक के बाद जो कौन सा वंश बंगाल में आता है, पाल वंश बंगाल में इसमें प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जो है धर्मपाल इसके बाद आते हैं। धर्मपाल त्रिपक्षी संघर्ष में इनका योगदान रहता है। त्रिपक्षी पूछा जाता है, त्रिपक्षी संघर्ष किनके बीच होता है, पाल, इधर पूर्व में पाल, इधर बीच में प्रतिहार और ये राष्ट्रकूट। प्रश्न आया है और ऑप्शन में कई सारे कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच त्रिपक्षी संघर्ष होता है। धर्मपाल और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करते हैं, विद्यालय। और सोमपुरी विश्वविद्यालय का भी निर्माण करते हैं। मेन ये फेमस रहता है भागलपुर, यही ज्यादा फेमस रहता है भागलपुर। और इसके बाद जो आते हैं देवपाल, उनका इतना कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन फिर भी देखते हैं देवपाल के बाद देवपाल में क्या रहता है कि इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि जो है शैलेंद्र वंशी शासक, ये कहाँ का होता है, सुवर्णद्वीप, मतलब इंडोनेशिया कह सकते हो वर्तमान का सुवर्णद्वीप जो है। बलदेवापुत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बलपुत्र देवा भी कहेंगे, देवा जो है अनुमति मांगता है, बौद्ध विहार बनाने की मांगता है, बनाता भी है, फिर अनुमति मिल जाती है। बौद्ध विहार नालंदा में मांगता है अनुमति, बौद्ध विहार
बनाने की अनुमति मांगता है, से जो है बौद्ध विहार से अनुमति बौद्ध विहार बनाने की मांगता है, कह सकते हैं। इससे जो है क्या मांगता है, बौद्ध विहार नालंदा में बनाने के मांगता है, अनुमति मांगता है। फिर देखते हैं नालंदा में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति इनको मिल जाती है। अब जो है इनके में पाल वंश ऐसे चलता है, लगभग पाल वंश 1000 ईस्वी तक पाल वंश आ जाता है, 1000 ऐसे ईस्वी ऐसे 60 तक चलता है पाल वंश। इसके बाद इससे समय इतना हमें नहीं ध्यान रखना, बताया ना 700 से 1200 के पहले का सब बीच समय आता है। फिर प्रतिहार वंश आ जाता है, प्रतिहार वंश में जो है इसके जो संस्थापक होते हैं वो तो जो होते हैं हरिश्चंद्र होते हैं, उनसे मतलब इतना नहीं रहता है। संस्थापक हरिश्चंद्र जो इनके जो है पहले शासक होते हैं नागभट्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट फर्स्ट हो जाते हैं, ठीक। फिर दूसरे वत्सराज होते हैं, वत्सराज तीसरे जो इसके बाद आते हैं नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड। और फिर जो है मिहिरभोज भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके प्रतापी रहते हैं, आदिवारा के ऊपर लेते हैं। तो अब इसमें नागभट्ट की कहानी से क्या संबंध है, ये जो है सिंध के कह सकते हो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में बढ़ने से रोकते हैं, ये मोहम्मद बिन कासिम की स्टार्टिंग क्या है, अरबों का आक्रमण भी यहीं पे देख लें। अरबों का हिसाब जो है, अरबों का आगमन ये किस्सा क्या रहता है, अल हज्जाज जो है ईरान का शासक होता है, उसके जो है जहाज भारत के पास से निकल रहे हैं, भारतीय महाद्वीप के पास, तो समुद्री लुटेरे उनको लूट लेते हैं। तो अल हज्जाज कहते हैं, भारत को प्रस्ताव भेजते हैं। उस समय सिंध का शासक दाहिर होता है, दाहिर से कहते हैं कि ये जहाज समुद्री लुटेरे हैं, इनसे जो है हमारी मदद करो, हमारा जो है सामान वापस करवाओ, जो भी चीजें थी। तो जो दाहिर होते ध्यान नहीं देते हैं, अपने शासन में बिजी होते हैं, तो कई लोगों को भेजता है, दाहिर नहीं सुनते हैं। फिर वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, जो उसका दामाद होता है अल हज्जाज का। तो ये अल हज्जाज का दामाद जो होता है मोहम्मद बिन कासिम ही आता है और आक्रमण करता है। तो उस समय सिंध के शासक दाहिर को परास्त कर देता है। बहुत एक लंबी स्टोरी है, फिर कई रानियां हैं वहां जाती हैं, फिर वहां की रानी यहाँ आती, बड़ा कहानी किस्सा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल हज्जाज ईरान का जो मेन शासक उस समय होता है, इसको भेजता है, इससे पहले भेजता है, लेकिन वो हार भी जाते हैं, उनकी कुछ की बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम 712 में अटैक करता है। ये प्रश्न पूछा आता है, पहला अरब आक्रमण। हालांकि आक्रमण पहले हुए, लेकिन वो कुछ महत्व के नहीं रहे। ये जो है जीत जाता है, किससे जीतता है उस समय प्रश्न आता है। उस समय सिंध का शासक दाहिर होता है, दाहिर। तो उसी से रिलेटेड है। जब दाहिर जो हार जाता है, उसके बाद ये क्या मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है, सब जो अरब वाला क्षेत्र आगे बढ़ता है, तो कौन रोक देता है, नागभट्ट उसको रोक देते हैं। फिर उसके बाद जो वत्सराज का प्रतिहार जो बताया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में इनका योगदान रहता है, अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष हो किसके लिए रहा होता है, तो बीच में कन्नौज होता है। कन्नौज पे सब जो शासक अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, कन्नौज को जीतना चाहते हैं, उसी लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अब देखते हैं, उधर से आते हैं पाल त्रिपक्षी में, इधर से प्रतिहार, और दक्षिण से जो है नीचे से राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज की लड़ाई के लिए मुख्य रहता है, ठीक। फिर नागभट्ट द्वितीय रहते हैं। नागभट्ट द्वितीय क्या करते हैं, जो कन्नौज राजधानी बना लेते हैं, कन्नौज राजधानी बनाते हैं। फिर जो मिहिरभोज आदिवारा की उपाधि लेते हैं, ये भी काफी प्रतापी राजा होते हैं। फिर हम देखते हैं आगे प्रतिहार वंश का हो जाता है मामला।
प्रतिहार वंश से पहले हम थोड़ा सेन वंश पढ़ेंगे। बंगाल का शासन होता है, प्रतिहार तो बंगाल का नहीं होता है, प्रतिहार तो कन्नौज साइड में अपना बनाता है, उत्तर भारत क्षेत्र में। लेकिन सेन वंश, पाल वंश के बाद जो हम पाल वंश बताए थे बंगाल का ही, बंगाल के हैं ये। एक पाल वंश होता है, एक सेन वंश होता है। सेन वंश इसमें भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, मगर प्रश्न पूछ लिया था तो इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो सेन वंश में देखते हैं सामंत सेन होते हैं संस्थापक। सामंत सेन, कभी कहा था सामंत किसके संस्थापक होते हैं? सेन वंश के संस्थापक। फिर बल्लाल सेन आते हैं, प्रतापी होते हैं बल्लाल सेन। फिर उसके बाद लक्ष्मण सेन आते हैं, ये मेन अंतिम शासक होते हैं सेन वंश के, लक्ष्मण सेन। तो सेन वंश में भी इसके बाद जो बख्तियार खिलजी अटैक कर लेता है और सेन वंश जो है समाप्त हो जाता है और बख्तियार खिलजी का शासन हो जाता है। ये भी लगभग 1060-68 ऐसे ही समय है, इस तरीके का समय, जो कि मतलब 1010वीं व 11वीं व 12वीं सदी के बीच का समय, सदी के ये यही चलता है समय। फिर उसके बाद देखते हैं लक्ष्मण सेन। कुछ चीजें जैसे हैं प्रसिद्ध, इसमें कुछ चीजें हैं वो बाद में कोई प्रश्न वगैरह सीरीज चलेगी उसमें हम पढ़ा देंगे, जो कुछ चीजें छूटी रहेंगी। अब बंगाल के बाद जो आ जाता है उसमें हम चले थे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताया, गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश में देखते हैं क्या रहता है इंपॉर्टेंट। इसमें जो होते हैं इसकी स्थापना और कौन क्या करता है इसमें इतना पूछा नहीं जाता है गढ़वाल वंश में, लेकिन जो इसके मेन जो शासक होते हैं इनका नाम फेमस रहता है, जयचंद होते हैं, जयचंद इसी के होते हैं गढ़वाल वंश के। इनकी पुत्री होती है संयोगिता, कहीं कहीं लिखा है संयोगिता को उठा ले जाते हैं पृथ्वीराज, कहीं कहीं इनकी प्रेम कहानी आती है पृथ्वीराज तृतीय। अब इनका जो है किसमें 1192 में तराइन के युद्ध में साथ नहीं देते हैं, तराइन के युद्ध में साथ नहीं दिया किसका? पृथ्वीराज का। पूछा जाता है इनसे कौन सा युद्ध में यहाँ आते हैं? 1194 में चंदावर युद्ध होता है, चंदावर का नाम से फेमस, चंदावर का युद्ध। इसमें जो है पृथ्वी गौरी से हार जाते हैं, ठीक है। तो इनसे जुड़ी हुई ये गढ़वाल वंश से रहता है। अब इसके बाद जो है देखते हैं कौन सा वंश रहता है? जेजा भुक्ति व बुंदेलखंड के चंदेल। इनसे क्या प्रश्न रहता है? जेजा भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल से जो ननूक होते हैं संस्थापक ननूक रहते हैं। ये जो है राजधानी, जो ननूक कौन से बनाते हैं? राजधानी खजुराहो बनाते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं, पूछा जाता है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कौन कराता है? यही पूछ जाता है चंदेल वंश। ये चंदेल वंश ही जो है पूछ जाता है, चंदेल वंश। इतने ही प्रश्न पूछ लेते हैं, बहुत बड़ा आता है। खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो को राजधानी बनाई, राजधानी कैपिटल। अब क्या होता है इसके बाद जो शासक आते हैं? धंगदेव क्या करते हैं? धंगदेव के समय खजुराहो का मंदिर बनता है, खजुराहो मंदिर का निर्माण। खजुराहो मंदिर का निर्माण क्या है? किस शैली में है? बेसर शैली में। बेसर ने नागर शैली में ही बना है, नागर शैली।
हमें शैली बता दी था। जो नागर शैली में जो उत्तर भारत के मंदिर वो चतुष्कोणी बनते हैं, मतलब देखा होगा मंदिर का ढेक चार चौकोना टाइप का होगा। और जो कह सकते हो बेसर शैली होती है उसमें क्या 8 कोणी बनते हैं, वो 8 तरीके से अष्टभुज टाइप में मंदिर बनता है। और फिर जो हम देखेंगे द्रविड़ शैली में, उसमें कहता है जो है मतलब अर्धचंद्राकार कह सकते हो, तो उस प्रकार से रहता है। थोड़ा बहुत डिजाइन में हेरफेर रहता है, किसी में कुछ विशेषताएं हैं, किसी में कलश है, सब में अलग अलग, उस पर अलग एक टॉपिक है। समझिए स्थापत्य कला में मंदिर होगा तो उस पर अलग चर्चा होगी। लेकिन इतना जानिए नागर शैली के मंदिर कहाँ पर है, एक गेस लगा सकते हो, प्रश्न में आ जाए ये किस शैली का मंदिर, तो दिमाग में होगा ये दक्षिण भारत में बना तो द्रविड़ शैली ही होगा, मध्य में बना है तो बेसर शैली होगा, और उत्तर में है तो नागर शैली, उत्तर मध्य में। अब देखिए धंगदेव का, अब इसमें विद्याधर भी काफी प्रतापी राजा होते हैं। विद्याधर यही क्या करते हैं, जो पाल वंश का जो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक जो होता है, इनके पास जाता है राजपाल, उसको ये सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं विद्याधर का, पाल वंश का भी शासक इनके पास जो रहता है विद्याधर के पास, तो उसको भी सपोर्ट नहीं करते, ये काफी योद्धा टाइप के होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं सीक्वेंस ही कभी कभी नाम ही पूछ लेता है, धंगदेव संबंधित है, विद्याधर है। जब बहुत हार्ड प्रश्न प्राचीन भारत के बनाता है तभी उनको रखता है, वैसे नॉर्मल चीजें पूछता है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया, चंदेल वंश ने, इस टाइप के प्रश्न रहते हैं। अब जो है कौन सा रहता है, जो हम देखें कश्मीर का हमने बता दिया था, कारकोट वंश है, उत्पल वंश, लोहार वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। जो दक्षिण भारत का देखें, दक्षिण भारत के राज्य, अच्छा इससे पहले हम थोड़ा परमार वंश में ज्यादा है नहीं, परमार अभी एक वो आ जाता है थोड़ा सा, एक शाकंभरी, हाँ शाकंभरी के चौहान जो बचते हैं, शाकंभरी के चौहान जो है, इसमें जो है पृथ्वीराज सबसे प्रमुख माने जाते हैं, सबसे प्रमुख योद्धा पृथ्वीराज रहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय। इनका युद्ध होता है, रियस युद्ध होता है किससे, मोहम्मद गौरी से। कब होता है, फर्स्ट युद्ध होता है, पहला युद्ध तराइन, पहला युद्ध तराइन वाला। उसमें क्या रहता है, किस सन में होता है ये, 1191 में। विजय किसकी होती है, विजय इनकी, ये जाते हैं हार। फिर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सेकंड तराइन युद्ध, ये तराइन का सेकंड युद्ध कह सकते हो, तराइन का दूसरा युद्ध। फिर इन्हीं के बीच होता है पृथ्वीराज हार जाते हैं और इनकी सत्ता स्थापित हो जाती है। वही क्या बनता है, वही गुलाम वंश का जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को ये भारत को देखने के लिए छोड़ जाते हैं मोहम्मद गौरी। ये कौन बन जाता है यहाँ पर, ये कब होता है, ये 1192 में। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, यही मतलब ईयर जो है इसका। अब इसी के समय, इनके समय एक और कहानी होती है, ये चंदेल का जो अंतिम शासक होता है, चंदेल पढ़ा था, उसका अंतिम शासक परमार देव होता है। परमार देव को ये हरा देते हैं पृथ्वीराज, और उनके परमार की ओर से लड़ रहे थे आधा उदल, तो वो मार दिए जाते हैं। तभी आधा उदल की कहानी उसी में लिखी जाती है। जो कहा जाए आधा उदल किस वंश से संबंधित है, चंदेल से संबंधित है। अब जो है इनके बारे में हो जाता है। अब दक्षिण भारत के राज्य में जो प्रश्न रहते हैं उन पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बस दक्षिण भारत के राज्य जो बाकी रहते हैं उन पे भी हम इस प्रकार इतिहास को समाप्त, प्राचीन इतिहास को समाप्त कर देंगे। तो दक्षिण भारत में हम क्या देखते हैं, तो पहले तो देखें सातवाहन वंश जो होता है 300 ईस्वी तक तो सातवाहन वंश होता है। तो सातवाहन वंश कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र में वाकाटक वंश आ जाता है, जो वैदिक काल को काफी मानता होता है। वाकाटक वंश, उसी में जो वाकाटक वंश का ही शासक होता है जो ब्राह्मण वंश को मानता है वाकाटक वंश। वो जो गुप्त साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री होती है प्रभा देवी, वो वाकाटक वंश से ही शादी करते हैं। वाकाटक वंश में प्रभावती की शादी होने के कारण ही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है आगे चल के क्या है, मालवा क्षेत्र, गुजरात वगैरह जीतता है उन्हीं के, क्योंकि जो उस समय वाकाटक वंश भी जो है शिल्प का काम करते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत का। तो वाकाटक वंश देखते हैं इधर साइड में,
इधर जो भारत, इधर वाकाटक वंश उस समय होता है जब सातवाहन वंश समाप्त की ओर होता है, समाप्त हो जाता है उधर वाकाटक वंश। इधर जो है पल्लव वंश का भूमिका आती है, इधर पल्लव इधर वाकाटक। फिर जो है चालुक्य वंश का भी इधर वातापी के चालुक्य आते हैं, वाकाटक वंश के बाद जो इनका समय चालुक्यों का आता है। इधर जो है कदम्ब जो वंश होता है, कदम वंश। इधर जो है पश्चिम जो कह सकते हैं गंग वंश होता है। एक पूर्वी गंग वंश इधर है कलिंग का, वो नहीं है, पश्चिम गंग वंश इधर रहता है। और यहीं पे जो है पल्लव वंश का साथी होता है, ये पल्लव के साथ यहाँ पर कौन आते हैं, पांड्य वंश आता है। और फिर उसके बाद जो आता है इन सबको जीतता हुआ एक वंश तैयार होता है, राष्ट्रकूट वंश। तो इस पर कैसे प्रश्न रहते हैं तो उसी हिसाब से देखेंगे। ऐसे तो दक्षिण भारत का इतिहास काफी वो भी बड़ा है, लेकिन हमको मुख्य प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं उन्हीं के दृष्टिकोण से पढ़ना है। देखते हैं पहले सातवाहन के बाद जो है वाकाटक वंश आ गया, वाकाटक वंश। ये देख लेते हैं कि भारत का नक्शा बना रहे हैं। ये वाकाटक वंश। इधर जो है पल्लव वंश। ये कहाँ, पल्लव की राजधानी कांची होती है, इनकी कांची राजधानी है, कांची। और इधर जो है पांडे की मदुरै, पांडे की मदुरै ये जो है। और जो इधर आते हैं क्या कह सकते हो, वातापी। इधर कर्नाटक में जो है बीजापुर पड़ता है, वहां वातापी राजधानी रहती है, वातापी। ये चालुक्य, ठीक। अब चालुक्य जो वाकाटक वंश में इतना, ये किसका काम करते हैं, साहित्य समाज, ये सब प्रकार से उत्तर व दक्षिण भारत में सेतु का काम। अब उसके बाद जो हम चालुक्य वंश देखें, चालुक्य वंश एक गुजरात के चालुक्य होते हैं, गुजरात के चालुक्य जो स्थापना करते हैं, मूलराज प्रथम। इनमें इतना हमें नहीं देखना है। जो इन्हीं के जो इसके बाद शासक होते हैं भीम प्रथम। यही जो होते हैं कह सकते हो, जो भीम प्रथम जो है इनका भी अरबों से कहीं ना कहीं आक्रमण रहता है भीमदेव प्रथम का। भीमदेव द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी को हराते हैं, भीमदेव द्वितीय इसके बाद आते हैं भीमदेव द्वितीय। ये तो हार जाते हैं, लेकिन ये हराते हैं मोहम्मद गौरी को, भीम द्वितीय। उसके बाद जो है देखते हैं इधर जब हम जाएंगे दूसरे जो चालुक्य आएंगे, वातापी के चालुक्य, वातापी। तो इसमें हमें दो याद रखने हैं, जो पुलकेशिन, इसमें मुख्य हमें पुलकेशिन द्वितीय का नाम याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय सेकंड। क्यों? क्योंकि इनका जो नाम है हराते हैं किसे हराते हैं, ये हर्षवर्धन को। और ये हारते किससे हैं, पल्लव वंश के शासक जो किसे हराते हैं, ये पल्लव वंश के शासक इसको हारते हैं कह सकते हो, ये हारते हैं किससे, हारते हैं पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन प्रथम से हारते हैं। और इसी के साथ पल्लव वंश इन पर क्या, चालुक्य वंश को समाप्त अंत करके अपना पल्लव वंश कांची को और विस्तार दे देता है। फिर उसके बाद एक चालुक्य में आते हैं राजा, इसके बाद चालुक्य में एक राजा आते हैं जो क्या नाम होता है उनका, विक्रमादित्य द्वितीय। ये क्या है, पल्लवों को फिर हराते हैं, फिर राष्ट्रकूट कहीं ना कहीं इनके बाद आते हैं। तो इसमें हम चालुक्य में इतना जानेंगे, चालुक्य वातापी जो होते हैं उनमें पुलकेशिन द्वितीय की घटना देखते हैं, वो हराते हैं किसको,
वो हराते हैं हर्षवर्धन को, हार जाते हैं किससे, नंदीवर्मन से हार जाते हैं। और नंदीवर्मन जब हरा देता है तो अपने को कौन सी उपाधि लेता है, वातापी कोंड, वातापी कोंड की उपाधि लेता है, मतलब हरा दिया उसने, तो वातापी का राजा हो गया एक प्रकार से वातापी कोंड। तो ये चालुक्य वंश की बात हम देख लेते हैं। चालुक्य वंश में हमें मेन इंफॉर्मेशन क्या थी, परीक्षा में पूछी जाती है। अब जो देखें चालुक्य वंश के बाद है पल्लव वंश में, पल्लव वंश सिंह विष्णु संस्थापक भी होते हैं, सिंह विष्णु संस्थापक, इतना इन पे फोकस नहीं करना। कौन संस्थापक, राजधानी उनकी कौन सी राजधानी थी, वातापी होती है राजधानी रांची। इसमें जो है मुख्य हमें कौन से याद करने हैं, इसमें हमें याद रखना है इसके बाद जो महेंद्रपाल एक आते हैं, महेंद्र वर्मन जो है, इसमें मुख्य जो रहते हैं कौन से रहते हैं, नंदीवर्मन प्रथम, और जो एक जो फेमस रहते हैं दूसरे नंदीवर्मन द्वितीय। इनका क्या रहता है, ये जो है महाबलीपुरम पूछा जाता है, महाबलीपुरम का मंदिर बनाते हैं, और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर ये रहता है इनका। अब उसमें जो देखते हैं उसके बाद अब एक और आते हैं जो राष्ट्रकूट में हम लोग देख लें, राष्ट्रकूट में देखें कौन सा रहता है, जो देखें इसमें दंतिदुर्ग स्थापना करते हैं, राष्ट्रकूट की स्थापना करते हैं। लेकिन जो है राष्ट्रकूट का जो मुख्य जो मान सकते हैं कौन प्रथम मेन शासक होता है, कृष्ण प्रथम। जो ये क्या रहता है, इसका प्रश्न रहता है, कृष्ण प्रथम जो है कैलाश जो है कह सकते हो, कैलाश का एलोरा मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा गुफा है, एलिफेंटा की एलोरा की गुफा, एलोरा का कैलाश मंदिर, ये एक ही पत्थर से बना मंदिर है कैलाश मंदिर। कांची का मंदिर वो है और कैलाश मंदिर ये है, ठीक। तो ये देख लेते हैं। तो कृष्ण प्रथम की बात चर्चा हो जाती है। फिर इसी में जो है देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट कृष्ण प्रथम का ही रहता है, वो यही राष्ट्रकूट ही कहीं ना कहीं जो है किसका काम करते हैं, सबसे पहला ऐसा वंश होता है जो कि उत्तर भारत में लड़ाई करता है क्षेत्र जीतने के लिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में होते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। इंफॉर्मेशन जो मुख्य है वही हम बता रहे हैं, ठीक। फिर राष्ट्रकूट वंश में देखें संस्थापक हो गए, इनकी राजधानी हो गई, कृष्ण प्रथम इनके प्रसिद्ध शासक हो गए। फिर अमोघ वर्ष भी होते हैं, मान्यखेट राजधानी, अमोघ वर्ष इनके जो होते हैं मान्यखेट में राजधानी ले जाते हैं। अब जो है इसके बाद जो देखते हैं दक्षिण भारत में चोल में, वैसे चोल में बहुत है लेकिन चोल में दो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पर मंदिर जो वाली हैं। एक तो देखे हैं तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर, ये पूछे आता है स्थापत्य कला में, कुछ मंदिर दक्षिण के बहुत पूछे आते हैं। इसको राजराज प्रथम ने बनाया, राजराज प्रथम। और पुरम मंदिर जो है, पुरम मंदिर इसका राजेंद्र ने बनाया, राजेंद्र प्रथम का कहते राजेंद्र ने बनाया। तो हालांकि चोल का भी पूरा पढ़ना होता है, लेकिन इतना इसमें मैंने हमें बता दिया जो मुख्य बात थी से पूछी जाती है। जब चोल थोड़ा सा हम आगे जब मध्यकाल पढ़ाएंगे थोड़ा चोलों की चर्चा कर लेंगे और जो थोड़े बहुत पॉइंट हैं उनकी चर्चा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त किया। इसमें से कुछ चीजें जैसे बतानी है, गुप्त में हमने बताया था, चंद्रगुप्त की बात जब की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक और चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त काल के थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी,
तो उनका जो एक स्तंभ मिलता है महरौली का लौह स्तंभ, जो कि कुतुब मीनार के पास है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? गुप्त काल का। किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रा उस पर लिखा है, तो इससे अंदाजा लगाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की ही बात उस पर हो रही है। 1500 साल हो गए, उस पर अभी भी जंग नहीं लगी। 1500 से अधिक वर्ष हो रहे हैं, जंग अभी भी नहीं लगी। तो इस प्रकार का एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। और जो हमने कल एक बताया था समुद्रगुप्त जो है, उसको देख लीजिएगा। एरन अभिलेख जो है, एरन अभिलेख, ये समुद्रगुप्त से नहीं है, ये भानुगुप्त से है। भानुगुप्त। तो जो भानुगुप्त से है, इसमें पहली बार सती का उल्लेख मिलता है। गोपराज की पत्नी जो सती होती है, उसका उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त से नहीं है। तो इस प्रकार की चर्चाएं हम देखेंगे। और हम सब लगभग इतिहास के बारे में हम लोगों ने शुरू से अंत तक पढ़ा। प्राचीन इतिहास का हवा बना के रखा था, उसको किस प्रकार हम लोगों ने खत्म कर दिया पता भी नहीं चला। कुछ है ही नहीं। शासकों में तलवार निकलती है, तलवार अंदर जाती है, बस तलवार निकली तो शासन विस्तार हुआ। कुशल शासक नहीं, तलवार अंदर रही तो समझिए उनका साम्राज्य सिकुड़ गया। बस साम्राज्य फैला सिकुड़ा और वही रहा साम्राज्य का। हमने साहित्य पे चर्चा कर ली, स्थापत्य कला पे चर्चा कर ली। कुछ साहित्य जैसे पुस्तक हैं, देवी चंद्रगुप्तम है, ये विशाख दत्त की है, जो है जो प्रेम कथाओं से संबंधित 3-4 पुस्तक है। मृच्छ कटिकम है, जो शूद्र की पुस्तक है, उसमें एक जो है निर्धन गरीब ब्राह्मण और जो है वैश्या की कहानी बताई गई है। ये मृच्छ कटिकम की है जो बात। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी दुष्यंत और जो उनकी पत्नी का प्रेम दिखाया गया है, और उन्हीं के भरत पुत्र होते हैं। हमने मालविकाग्निमित्र कालिदास की बताई थी, उसमें मालविकाग्नि की प्रेम कथा है। तो इस प्रकार की जो है पुस्तकों का नाम पूछ लेते हैं। अभी इसी काल में राजशेखर आते हैं, उनकी कर्पूर मंजरी एक पुस्तक है। उस पर दर्शन में हम मध्यकाल में आएंगे, दर्शन के क्षेत्र जो दर्शन है कुछ उनको बता देंगे, उसमें क्या रहता है। जैसे न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, इस प्रकार के दर्शन जो आते हैं, योग दर्शन है, मीमांसा है, इस प्रकार के चावार्क है। तो ये दर्शन 6 हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कई प्रकार की जो है इतिहास में चर्चाएं की, और खासकर हम लोगों ने परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ा है। कंटेंट पे विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें कई पुस्तकों का भी है कंटेंट है, और जो परीक्षा में विगत पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी समाहित किया गया है। तो इसीलिए आप लोग प्राचीन इतिहास की सीरीज को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको निश्चित फायदा मिलेगा। चैनल को यदि समझ में आता है, ये जो हमारे पढ़ाए चैप्टर समझ में आते हैं, वीडियो समझ में आता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।